एक ऐसा लड़का जिसके पास ना कोई सियासी विरासत थी ना बेशुमार दौलत, वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान की कुर्सी तक पहुंच कैसे गया? ये सवाल बराक ओबामा की कहानी को आज भी इतना दिलचस्प बनाता है। आज हम इसी कहानी में गहरे उतरेंगे। हमारी इस पूरी बातचीत की बुनियाद है खुद बराक ओबामा की अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड। पर हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस किताब से वो बातें निकाली जाएं जो हमारे काम आ सकती हैं। बिल्कुल, और साथ ही ये भी देखेंगे कि 2025 की एक ताज़ा रिसर्च ओबामा के तरीकों के बारे में क्या कहती है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1960 के दशक के हवाई से। एक अमेरिकन माँ और अफ्रीकी पिता के बेटे बराक ओबामा। उनका बचपन इंडोनेशिया से लेकर शिकागो की गलियों तक फैला हुआ था, जहां उन्होंने बहुत करीब से देखा कि अलग अलग लोग कैसे जीते हैं, क्या सोचते हैं। उनकी किताब की एक लाइन है जो मुझे बहुत असरदार लगी। अमेरिका का सपना बड़ा है लेकिन रास्ता कांटों भरा। हाँ बिल्कुल, ये एक लाइन जैसे उनकी एक पूरी जिंदगी का निचोड़ हो। और उन कांटों भरे रास्ते पर एक बड़ा मोड़ आता है साल 2004 में उनके एक भाषण से। उस समय अमेरिका राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा बटा हुआ था, और उस माहौल में वो मंच पर आकर कहते हैं, न कोई लिबरल अमेरिका है न कोई कंजर्वेटिव अमेरिका, सिर्फ एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। हम लाल राज्य या नीले राज्य नहीं, हम एक हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक अच्छा भाषण था या इसमें कुछ और भी गहरा था जिसने लोगों पर इतना असर किया? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वो सिर्फ अपनी नीतियां नहीं बेच रहे थे, वो एक विचार बेच रहे थे कि हम सब एक हैं। उस दौर में ये विचार ही अपने आप में एक क्रांति थी। उन्होंने लोगों को दुश्मन नहीं बल्कि एक परिवार का हिस्सा महसूस कराया। और यहीं से हमें पहला सबक मिलता है कि आपका क्यों आपके क्या से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। आपका मकसद अगर लोगों को जोड़ने का है तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। सही बात है। तो इस भाषण ने उन्हें नेशनल स्टेज पर तो ला दिया, लेकिन वहां से व्हाइट हाउस तक का सफर, वो तो मीलों लंबा और शायद और भी ज्यादा कांटों भरा रहा होगा, खासकर 2008 के चुनाव में। बिल्कुल, 2008 का चुनाव एक जंग जैसा था। एक तरफ हिलेरी क्लिंटन और जॉन मकेन जैसे दिग्गज, दूसरी तरफ नस्ल को लेकर तीखी टिप्पणियां। लोग खुलेआम कहते थे, क्या अमेरिका एक काले राष्ट्रपति के लिए तैयार है? एक ऐसा माहौल था जो किसी का भी हौसला तोड़ दे। ऐसे में कोई कैसे टिक सकता है? और यही उनकी कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ है। उन्होंने पलटकर गुस्सा या कड़वाहट नहीं दिखाई। उन्होंने एक ऐसा हथियार चुना जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीद, होप और चेंज, ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये उन सभी हमलों का सीधा जवाब था। जहां उनके विरोधी देश की समस्याओं को डर के चश्मे से दिखा रहे थे, वहीं ओबामा भविष्य की एक सकारात्मक तस्वीर पेश कर रहे थे। किताब में वो इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं, उम्मीद ही मेरा हथियार था। ये ऐसा था जैसे कोई छोटा सा स्टार्टअप एक भरोसेमंद विचार के दम पर दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रहा हो। हाँ, और यहाँ उम्मीद को सिर्फ एक भावना की तरह देखना गलती होगी। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। उस समय अमेरिका आर्थिक मंदी और 2 युद्धों से जूझ रहा था। लोग निराश थे, थके हुए थे। ऐसे में होप का नारा लोगों की उस गहरी इच्छा से जुड़ गया कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। उनके अभियान ने लोगों को महसूस कराया कि वो सिर्फ वोट नहीं दे रहे, बल्कि एक आंदोलन का, एक बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल हालात में एक सकारात्मक नजरिया सिर्फ हिम्मत ही नहीं देता, बल्कि वो एक कारगर रणनीति भी बन सकता है। हाँ, ये तो हमारी अपनी जिंदगी में भी लागू होता है। जब चीजें मुश्किल लगती हैं तो छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाना ही आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, जैसे नौकरी ढूंढते समय 100 ना सुनने के बाद भी 101वीं जगह उम्मीद से जाना। यही छोटी छोटी उम्मीदें मिलकर एक बड़े बदलाव की नींव रखती हैं। खैर, चुनाव जीतना एक बात थी, लेकिन देश चलाना शायद उससे भी बड़ी चुनौती साबित हुआ। व्हाइट हाउस के पहले दिन तो जैसे चुनौतियों का तूफान लेकर आए। हाँ, वो भी क्या दौर था। 2009 की भयानक आर्थिक मंदी, लाखों लोगों की नौकरियां जा रही थी, हेल्थ केयर सुधार का पेचीदा मुद्दा जिसे आज हम ओबामा केयर कहते हैं, और अफगानिस्तान में एक ऐसा युद्ध जो खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहा था। ओबामा इस बारे में बड़ी ईमानदारी से बात करते हैं। कई रातें जागकर गुजरती थी और बड़े फैसले लेते हुए दिल डूब जाता था। ये पढ़कर एक पल के लिए सोचना पड़ता है कि सत्ता के शिखर पर इंसान कितना अकेला हो जाता है। और इसी अकेलेपन और दबाव में उनके नेतृत्व का असली इम्तिहान हुआ।
यहाँ से जो सीख निकलती है वो किसी भी लीडर के लिए बहुत कीमती है। मुश्किल समय में दूसरों की सुनो। जब आर्थिक मंदी आई तो उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी के नहीं बल्कि विरोधी पक्ष के विशेषज्ञों से भी सलाह ली। हेल्थ केयर बिल पर उन्होंने महीनों तक अपनी टीम, डॉक्टरों और यहाँ तक के बीमा कंपनियों के साथ भी चर्चा की। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? कई बार लीडर्स को अकेले और सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, भले ही उनकी टीम सहमत ना हो। क्या किताब में इस तनाव का भी जिक्र है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, जिक्र है। ओबामा लिखते हैं कि अंतिम फैसला हमेशा उनका ही होता था और उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। लेकिन सलाह लेने का मतलब कमजोर होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप हर नजरिए को समझकर सबसे बेहतर फैसला लेना चाहते हैं। संकट के समय सलाह लेना और अपनी टीम के प्रति सहानुभूति दिखाना सिर्फ अच्छे फैसले लेने में ही मदद नहीं करता, बल्कि ये भरोसे को भी मजबूत करता है। ये जो तरीका है टीम को एक मुश्किल लक्ष्य के लिए साथ लाने का, इसी को आज के एक्सपर्ट्स ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहते हैं। और इस पर हम आगे बात करेंगे कि कैसे एक ताज़ा रिसर्च भी यही कहती है। ये तो हुई देश की बात, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे फैसले भी हुए जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ ओसामा बिन लादेन पर हमले, ईरान परमाणु समझौते और पेरिस क्लाइमेट डील की। हाँ, और बिन लादेन पर हमले का फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा उनकी बातों से लगता है। वो लिखते हैं, इस एक फैसले ने मेरी नींद उड़ा दी थी। ये दिखाता है कि एक लीडर के फैसलों का असर सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों पर पड़ता है और इसका बोझ उन्हें हमेशा महसूस होता है। इन सभी बड़े फैसलों में एक बात कॉमन है, धैर्य और सही समय का इंतजार। यहाँ जो रणनीति दिखती है वो बहुत दिलचस्प है। किताब में शतरंज के खेल का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। जैसे एक अच्छा शतरंज का खिलाड़ी जल्दबाजी में कोई चाल नहीं चलता, वो लंबी बाजी जीतने के लिए हर मोहरे को सोच समझकर आगे बढ़ाता है। ठीक उसी तरह ओबामा ने भी इन मुद्दों पर काम किया। ईरान परमाणु समझौता सालों की कूटनीति का नतीजा था। बिन लादेन को ढूंढने में 1 दशक लग गया। उन्होंने इंतजार किया, सही जानकारी का, सही मौके का। वाह, शतरंज का ये उदाहरण तो सब कुछ साफ कर देता है। मतलब ये कि वो तात्कालिक जीत के लिए नहीं बल्कि लंबी बाजी के लिए खेल रहे थे। ये सीख तो किसी के भी काम आ सकती है, चाहे वो अपना करियर बना रहा हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट संभाल रहा हो। बिल्कुल, हम अक्सर अपने बड़े लक्ष्यों को लेकर बेचैन हो जाते हैं, लेकिन ये कहानी सिखाती है कि अगर हम रोज थोड़ा समय निकालकर योजना बनाएं, हर कदम सोच समझकर उठाएं, तो लंबी अवधि में बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। धैर्य वाकई एक सुपर पावर है। याद है आपने पहले ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का जिक्र किया था? मुझे लगता है अब उस पर बात करने का सही समय है, क्योंकि अब तक हम जो भी बातें कर रहे थे वो ओबामा के अपने अनुभवों पर आधारित थीं। लेकिन हाल ही में एक स्टडी आई है जो इसी बात को वैज्ञानिक नजरिए से देखती है। हाँ, सितंबर 2025 में एमरल्ड जर्नल में एक बहुत दिलचस्प स्टडी प्रकाशित हुई है। ये स्टडी ओबामा के नेतृत्व, खासतौर पर उनके हेल्थ केयर सुधार का विश्लेषण करती है। स्टडी का साफ निष्कर्ष है कि ओबामा का नेतृत्व ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यानी परिवर्तनकारी नेतृत्व का एक क्लासिक उदाहरण है। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? बहुत सरल है। देखिए, एक होता है मैनेजर जो बस काम करवाता है, चीजों का प्रबंधन करता है, और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। वो सिर्फ काम नहीं करवाता बल्कि अपनी टीम को एक बड़े मुश्किल लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है। वो उन्हें एक विजन देता है और उस विजन को हासिल करने के लिए उन्हें ताकत देता है, उन पर भरोसा करता है। ओबामा केयर पास करवाना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को ये विश्वास दिलाया कि ये संभव है और ये देश के लिए जरूरी है। तो ये रिसर्च एक तरह से उनकी किताब में लिखी बातों पर वैज्ञानिक मोहर लगाती है। ये साबित करती है कि उनकी बातें सिर्फ अच्छी कहानियां नहीं हैं, बल्कि नेतृत्व के वो सिद्धांत हैं जो आज भी उतने ही कारगर हैं। बिल्कुल, ये थियोरी और प्रैक्टिस का एक बेहतरीन संगम है। तो इस पूरी गहरी बातचीत को अगर समेटना हो तो इस किताब से कौन सी मुख्य सीखें हैं जो कोई भी अपने साथ ले जा सकता है? मेरे लिए तो पहली है उम्मीद की ताकत को समझना, कि ये सिर्फ एक भावना नहीं, एक रणनीति है। दूसरी, मुश्किल में दूसरों की सुनना, क्योंकि कोई भी अकेले सब कुछ नहीं जान सकता। और तीसरी, धैर्य रखना, क्योंकि बड़े बदलावों में समय लगता है। किताब के आखिर में ओबामा एक बहुत ही मानवीय बात कहते हैं, लीडरशिप का मतलब परफेक्ट होना नहीं है बल्कि अपनी गलतियों से लगातार सीखना है। ये बात उस पद से जुड़े ग्लैमर को हटाकर एक इंसान की सच्चाई सामने रखती है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है।
ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो राजनीति में जाना चाहते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम अक्सर छोटी छोटी असफलताओं से हार मान लेते हैं, ये किताब एक दोस्त की तरह ताकत देती है। ये हर उस इंसान के लिए है जो एक बेहतर टीम मेंबर, एक बेहतर मैनेजर या बस एक बेहतर इंसान बनना चाहता है। ये सिखाती है कि आपकी शुरुआत कहीं से भी हो, अगर आपके पास एक बड़ा सपना, कड़ी मेहनत करने का जज्बा और उम्मीद की ताकत है, तो आप असाधारण काम कर सकते हैं। तो इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पे वो सोच सकें। ओबामा की कहानी इस बारे में है कि कैसे एक व्यक्ति ने बटे हुए लोगों को एक साझा सपने के लिए एक साथ लाने की कोशिश की। आज की दुनिया में हमारे अपने आसपास के माहौल में, चाहे वो हमारा दफ्तर हो, हमारा परिवार हो या हमारा समाज, एकता और उम्मीद लाने के लिए वो पहला छोटा कदम क्या हो सकता है जिसे हम और आप उठा सकते हैं।